अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, नावल्स भी पढ़ रहे होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है तुम बिन अधूरे हैं हम, और इसको लिखा है नूर अल हादी ने। बहुत ही अच्छा नावल है। तो हादी ने अच्छा, तो चलो बढ़ते हैं नावल की तरफ। 5 साल गुजर गए उसे गए हुए, मगर वो इस दिल में ऐसे बसी है कि जा ही नहीं रही। रात के इस पहर वो रोज़ ही उठकर बालकनी में आ जाता था। फिर उसकी सोचों का महवर वही होती थी। मैं अफान जहांगीर उसे खोकर खुश नहीं हूँ, काश वो मेरी ज़िंदगी में आई ही ना होती। बालकनी में खड़ा वो माजी के दरवाजे खोल रहा था। तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? मैं मॉम से बात करूँगा ना, कल वो मान जाएंगी। रेस्टोरेंट में उसके सामने बैठी निशाल रो देने को थी। वो कभी नहीं मानेंगी। मेरे डैड के रिजेक्शन को अना का मसला बना लिया है उन्होंने। ऐसी बात नहीं है निशाल, वो बस थोड़ा डिप्रेस हो गई थी। मैं बात करूँगा ना उनसे, अफान ने उसे समझाया। तभी उसका फ़ोन रंग हुआ। अफान जहांगीर स्पीकिंग। अपना तारफ़ करवाता वो दूसरी जानिब की बात सुनने लगा। अब कहाँ है वो? उसने संजीदगी से पूछा। अब मैं आ रहा हूँ। फ़ोन बंद करता वो निशान की ध्यान मुतवज्जो हुआ। माम बेहोश हो गई थी। रास्ते में वो किसी के घर पर हैं, मुझे जाना होगा उन्हें उन्हें लाने। तुम टेंशन मत लेना, मैं आज ही बात करूँगा मॉम से। उसे मोहब्बत से तसल्ली देता वो खड़ा हुआ। तुम जाओ, मैं चली जाऊँगी। उसकी नज़रों का मफ़हूम समझती वो बोली थी। वो सर हिलाता वहाँ से चला गया। यूनी में हुई दोस्ती कब मोहब्बत में बदली, इन दोनों को मालूम ही ना हो सका। यूनी ख़त्म होते ही अफ़ान को जैसे ही जॉब मिली, उसने अपनी मोम आलिया जहांगीर को अपनी पसंद से आगाह किया। मगर जब वो रिश्ता लेकर निशाल के घर गई तो उसके वालिद एहतशाम को देखकर दंग रह गई। उन्हें अपना माजी याद आ गया कि कैसे उन्होंने इसे मंगनी तौर पर उन्हीं की दोस्त के घर रिश्ता भेज दिया था। आज इतने सालों बाद वो ज़ख्म फिर हरा हो गया था। वह फ़ौरन वहाँ से उठकर आ गई। अफनान ने बहुत पूछा उनसे, मगर उन्होंने उसे वजह ना बताई और रिश्ते से इनकारी हो गई। निशाल के ज़रिए उसे वजह मालूम हुई तो उसने उनसे दोबारा बात करने का सोचा। आधे घंटे बाद वो इस इलाके में पहुंचा जहां से उसे एक अनजान लड़की की कॉल आई थी। वो इतने सारे घर देखकर कंफ्यूज हो गया। उसने मोबाइल निकालकर उसी नंबर पर दोबारा कॉल की जो दूसरी बेल पर रिसीव हुई। एक्चुअली मुझे आपका घर नहीं मिल रहा, क्या आप सही से गाइड कर सकती हैं? दूसरी जानब कुछ कहे जाने पर उसने सामने देखा। तीसरे घर में से एक लड़की बाहर निकली। आप यहाँ आ जाएं, इस लड़की ने बुलाने पर उसने फ़ोन बंद किया और इस घर की जानब कदम बढ़ा दिए। लड़की उसे लेकर घर में दाखिल हुई। बड़ी अम्मी आलिया आंटी के बेटे आ गए हैं। वो लड़की एक रूम में चली गई। अफनान ने पूरे घर का जायज़ा लिया। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था मगर छोटा भी नहीं था। बड़ा सा सहन, फिर 2 कतार में बने 4 कमरे और कमरों के बाहर बनी राहदारियाँ, एक साइड पर सीढ़ियाँ जो सेकंड फ्लोर तक जाती थीं। ऊपर भी शायद रूम थे। दरवाजे के एक जानिब बनी क्यारी जिसमें गुलाब के फूल खिले हुए थे। सुर्ख ईंटों से बना फर्श को खूबसूरत बना रहा था। अरे बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना। नुसरत जहाँ उसे लेकर एक रूम में चली गई। वो रूम में दाखिल हुआ तो आलिया बेगम बेड पर लेटी सी लड़की से बात कर रही थी जो उसे घर के अंदर लाई थी। मॉम, अफनान उनके पाँव पर पट्टी बांधे देखकर फ़ौरन उनकी जानब आया। मॉम, ये क्या हुआ है पाँव को? कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी मोच है। मार्केट में पाँव मुड़ गया था, फिर बीपी लो हो गया था तो चक्कर आ गए। वहाँ एनी बेटी मिल गई तो घर ले आई। आप मुझे कॉल कर देती, मैं फ़ौरन आ जाता आपके पास। उनका हाथ थामकर वो मोहब्बत और परेशानी से गोया हुआ। मैं ठीक हूँ अफनान, अब घर जाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत परेशान कर दिया है मैंने, आलिया जहांगीर ने हंसते हुए कहा तो एनी मुस्कुरा दी। अफनान उन्हें लेकर घर वापस आ गया। सारे रास्ते आलिया बेगम उसे एनी के बारे में बताती रही। वो खामोशी से सुनता रहा। उनको खुश देखकर उसने कल बात करने का प्लान बनाया। रात के खाने पर भी वो गुमसुम सा था। आलिया बेगम को एनी अपनी बहू के रूप में पसंद आ गई थी। वो जल्द अज जल्द उसे अफान की ज़िंदगी में लाना चाहती थी। 2 दिन बाद बिला आकर अफान अहमद जुटाकर आया था उनसे अपने उम्र निशाल के बारे में बात करने, मगर इससे पहले कि वो बात करते आलिया बेगम ने एनी से अपनी पसंदीदगी जाहिर कर दी। ये माम, मैं निशाल को पसंद करता हूँ।
और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अफनान ने कहा, मेरे जीते जी वो लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। हाँ, मेरे मरने के बाद कर लेना उससे शादी। आलिया बेगम ने गुस्से से कहकर जहांगीर साहब के मरने के बाद 15 साल तक उन्होंने लोगों की नज़रों का सामना करते उसकी परवरिश की थी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। और अब जब वो कुछ बन गया था तो उसकी ज़िंदगी का एक फ़ैसला भी वो नहीं कर सकती थी। उन्होंने दुख से सोचा, फिर आंख में आया आंसू साफ करती सोफे से उठ गई। अफनान चुपचाप उन्हें जाता देख रहा था। फ़ोन की आवाज़ पर उसका तखय्युल टूटा। आलिया बेगम अपना फ़ोन यहीं छोड़ गई थी। उसने फ़ोन देखा तो एनी कॉलिंग लिखा नज़र आ रहा था। गुस्से से उसने मुठ्ठियाँ बीच ली। ये लड़की मेरी माँ को अपनी तरफ कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे अनजान लोगों को फ़ोन करके तंग करते हुए। इससे पहले कि वो मज़ीद बोलता, फ़ोन कट हो गया था। फ़ोन को घूरता वो उसे वहीं फेंक कर अपने कमरे में चला गया। एक हफ्ते से वो निशाल को भी इग्नोर कर रहा था। घर भी देर से जाता था। रात को 10 बजे जब वो घर लौटा तो घर में कोई ना था। उसने आलिया बेगम का कमरा चेक किया मगर वहाँ भी कोई नहीं था। वो परेशान हो गया। आलिया बेगम को फ़ोन करने के लिए मोबाइल निकाला तो अनजान नंबर से 12 मिस कॉल देखकर मज़ीद परेशान हो गया। उसने इस नंबर पर फ़ोन किया। शुक्र है आपने कॉल की, एंटी हॉस्पिटल में है, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। एनी की बात सुनता वो फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकला। कहाँ है मोम? वो उसे रिसेप्शन पर ही मिल गई थी। उसने बेसब्री से पूछा। वो ठीक है, डॉक्टर उन्हें रूम में शिफ्ट करने लगे हैं। मोम आपका बिल रिसेप्शन पर मैम आपका बिल रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसकी जानब बिल बढ़ाया जो अफान ने पकड़ लिया। मुझ पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं, गुस्से से उसे कहता वो बिल पे करने लगा। मैम माम की ये हालत कैसे हुई? उसने मुड़कर पूछा। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने किसी बात की टेंशन ली है बहुत ज़्यादा, इस वजह से उनकी ये हालत हुई। एनी ने धीमी आवाज़ में उसे बताया। तुम मेरे घर पर क्या कर रही थी? उसने अगला सवाल किया। एंटी ने बुलाया था मुझे, मगर जब मैं वहाँ पहुँची तो वो ये बेहोश थी। एनी ने लहजे को मज़ीद धीमा किया। मैं हूँ अपनी मोम के पास, तुम जा सकती हो अब। उसे कहता वो एक कॉरिडोर की जानब मुड़ गया। एनी ने तासुब से सर हिलाया। फिर हॉस्पिटल से बाहर की जानब कदम बढ़ा दिए। वो उसे जाने का कह चुका था तो अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसने जो सोचा था वो हो गया था। उसे ये तो मालूम था कि जल्दी उसकी शादी हो जाएगी, मगर इतनी जल्दी हो जाएगी ये पता नहीं था। महज एक हफ्ते उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली ले आया था। आज वो रुखसत होकर आ गई थी। आज है वो एनी इब्तसाम से एनी अफान जहांगीर बन गई थी। आलिया जहांगीर उसे अफान के रूम में बैठाकर चली गई थी। वो खामोशी से बैठी इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। कुछ देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला और अफनान अंदर दाखिल हुआ। एनी ने सर को मज़ीद झुका लिया। अफनान उसकी जानिब देखता तेज़ी से बेड की जानब आया और उसका हाथ सख्ती से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। तुमसे ज़्यादा मकार लड़की मैंने आज तक ना देखी। अपनी दौलत की भूख के लिए तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर किया। वो बोला नहीं था, धारा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, एनी ने डरते हुए कहा। नफ़रत है मुझे इन मगरमच्छ के आंसुओं से, अफनान ने उसे धक्का देते हुए कहा। वो फर्श पर गिरी थी। ये है तुम्हारी हैसियत मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी को अजाब ना बना दिया तो मेरा नाम भी अफनान जहांगीर नहीं। उसे ठोकर मारता वो अपने कपड़े लेकर वाशरूम में चला गया। एनी बस ये सोच रही थी कि उसे जुर्म की सज़ा मिल रही है। सुबह उसकी आंख खुली तो एनी को फर्श पर सोता देख उसको थोड़ा रहम आया। वो उठकर वाशरूम चला गया। जाते जाते खटका करना नहीं भूला था। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर एनी की आंख खुली। आंखें मलती वो उठकर बैठी तो दर्द की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उसके जहन पर जोर देकर रात का वाला वाक़या याद किया। उसके दिमाग में कल रात अफनान की कई बातें घूम रही थी। तुम जैसी लड़की से मैं सिर्फ नफ़रत का तल्लुक़ रख सकता हूँ। मेरी माँ को हथियार बनाकर मेरी ज़िंदगी में आई हो ना तो इन्हीं की खिदमत करना। मेरे होते हुए मेरे रूम में नज़र भी मत आना, समझी तुम? उसका मुँह दबोच कर एक एक लफ्ज़ कहता वो उसे फर्श पर ही धक्का देकर चला गया। मुझे नींद आ रही है तुम्हारे ये बनाओ सिंगार की, जो ये आवाज़ें हैं ये मुझे सुनाई ना दे। अब उसकी चूड़ी और बाइल की तनकीद का निशाना बनाया था। वो बोला था वो रात को फर्श पर ही सो गई थी। फर्श पर सोने की वजह से उसका जिस्म दर्द कर रहा था। बड़ी अम्मी आपने तो कहा था मेरी ज़िंदगी में अब सब अच्छा होगा। ये देखें ना, मैं पहले भी इल्ज़ामों की जर्द में थी और अब भी कुछ भी तो नहीं बदला। उसने असमत जहाँ से शिकवा किया जिसने कहने पर वो अफनान से शादी के लिए राज़ी हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जोड़ली उतारने लगी। उसे अब रोना नहीं आता था। रोना तो वो पहले ही छोड़ चुकी थी। उसने खामोश रहना सीख लिया था। अफनान वाशरूम से निकलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आया और अपने बाल सेट करता एक नज़र उस पर डालकर रूम से बाहर जाने लगा। फिर पलट कर आया और दराज से
निकाल कर एक डिब्बी निकाल कर उसकी गोद में फेंकी। यही है ना तो शादी की दौलत आज़ाइशें, इसीलिए मेरी माँ को बेवकूफ़ बनाया ना। मगर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम्हें मेरी तरफ से सिर्फ नफ़रत मिलेगी, नफ़रत। एक बार फिर वो उसके दिल को ज़ख्मी कर चुका था। उसने अपने बैग से एक सूट लिया और अपनी जुड़ली बैग में रख कर वाशरूम में चली गई। वलीमा अच्छे से हो गया था। अफनान भी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र निशाल पर पड़ी तो उसने रुख फेर लिया। एनी पर नज़र पड़ते ही उसने गुस्से को कंट्रोल किया। एक जानिब ना पसंदीदा बीवी थी तो दूसरी जानब मोहब्बत, जो इतनी बड़ी गलती कर चुकी थी। वो स्टेज से उठ हाल से बाहर आ गया। क्या इतना आसान था तुम्हारे लिए मूव ऑन करना? मैं जानती हूँ इस दिन मैंने गलती की। आंटी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, मगर मुझे तुम्हें लेकर इनसिक्योर हो रही थी। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूँगी। खो तो मैं अब भी चुकी हूँ। वो एक आगे आई और उसका गिरेबान पकड़ लिया। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? मैंने माफ़ी मांगी थी ना, फिर भी तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। इसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। और रोते हुए वहाँ से चली गई। घर आकर उसने अपना गुस्सा एनी पर निकाला। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल पड़ी थी। अफनान अपनी जॉब में बिजी हो गया था, एनी पर ध्यान ही ना देता था, मगर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एनी पर ही निकालता था। 2 हफ्तों में वो उसका एक बार हाथ जला चुका था और दूसरा उस पर हाथ उठा चुका था। निशाल ने वो दोबारा मिलने का लगा था, बकौल उसके वो उसे छोड़ नहीं सकता था। एनी सारा दिन आलिया जहांगीर के साथ रहती थी। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो उसका ख्याल रखती थी। उसने आलिया जहांगीर को कहकर अपने लिए स्टोर रूम को साफ करवा लिया था। बज़ाहिर वो उसे स्टडी बना चुकी थी, लेकिन जिसे वो ही जानती थी वो इस रूम को अपने लिए इस्तेमाल करती थी। वो आलिया बेगम की कुछ चीज़ें लाने मार्केट जा रही थी। अफनान से इजाज़त लेने रूम में आई तो वो कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो मुझे मार्केट जाना है तो कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया करो। उसने गुस्से से बुरश पटका। मार्केट जाना था, मोम की कुछ चीज़ें लेनी थी, इसलिए। अपने वॉलेट से 5,000 के 2 नोट निकाल कर उसके मुंह पर मारता वो रूम से निकल गया। एनी ने नीचे से नोट उठाए और तकिए के नीचे रख दिए। पैसे नहीं चाहिए थे, इजाज़त चाहिए थी, आहिस्ता से शिकवा करती वो रूम से निकल गई। वो एक दुकान से शाल खरीद कर बाहर आई तो किसी से टकरा गई। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। एनी ने फ़ौरन माजरत की और वो नीचे गिरा अपना और उसका बैग उठाने लगी। किस किस बात के लिए माफ़ी मांगोगी? मेरा सब कुछ तो छीन लिया तुमने। निशाल की बात पर उसने नासमझी से उसे देखा। क्या हुआ? मुझे नहीं जानती? उसने तंज़िया पूछा। एनी ने नाम में सर हिलाया। तुम्हारे शौहर की मोहब्बत हूँ मैं। निशाल की बात पर उसने हैरानी से उसे देखा, फिर खुद को संभालती बोली, हम बैठ कर बात कर सकते हैं? निशाल हाँ में सर हिलाती उसके साथ माल में बने रेस्टोरेंट में आ गई। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। एनी ने निशाल से सवाल किया तो निशाल ने आलिया बेगम के इसको नापसंद करने से लेकर उसकी शादी तक का सारा हवाल बता दिया। मैंने कभी उनसे शादी की ख्वाहिश नहीं की थी। अगर वो एक बार मुझे बता देते कि वो मजबूरी में शादी कर रहे हैं तो मैं कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनती। मैं खुद मोम से बात करती आपके लिए। अफनान तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। निशाल ने आम लहजे में कहा। अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मोम को भी मैं बना लूँगी। यानी कि बात पर उसने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने शौहर की दूसरी शादी से? निशाल ने सवाल किया। फ़र्क वहाँ पड़ता है जहाँ मोहब्बत हो, वहाँ तो नफरत करते हैं मुझसे। यानी ने अफसुदगी से कहा। और तुम? निशाल ने किसी खदशे के तहत पूछा। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त होनी चाहिए। उन्होंने तो मुझे इज़्ज़त के काबिल भी नहीं समझा, लेकिन शौहर होने के नाते मैं उनकी इज़्ज़त ज़रूर करती हूँ, मगर मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है। एनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कुछ वक़्त दे दे। मॉम की तबीयत आजकल ख़राब रहने लगी है और वो कुछ संभल जाएँ फिर मैं उन्हें मना लूँगी। एनी ने मुस्कुराकर कहा तो निशाल उसके गले लग गई। एनी बेटा, तुम्हारे डैड का फ़ोन आया था। वो तुम्हारे लिए शादी का तोहफ़ा भेजना चाह रहे हैं थे। वो आलिया बेगम के रूम से अभी आई थी, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। नुसरत जहाँ का नंबर देखकर उसने मुस्कुराकर फ़ोन पिकअप किया। हाल पूछने के बाद नुसरत जहाँ ने उसे बताया, बड़ी अम्मी मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जैसे पहले इंडिपेंडेंट रहकर ज़िंदगी गुजारी है अब भी गुजार लूँगी। उनकी दिखावे की मोहब्बत नहीं नहीं चाहिए मुझे। एनी ने संजीदा लहजे में कहा। बेटा, अपने बाप से इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं। नुसरत जहाँ ने उसे समझाना चाहा। उसे हकीकत तस्लीम करना कहते हैं बड़ी अम्मी, और मैं तस्लीम कर चुकी हूँ। मेरे डैड सिर्फ तब तक मेरे डैड थे जब तक मामा ज़िंदा थी। उसके बाद तो वो
शाम शाज़मा के शोहर हैं और रुमान के डैड हैं, मेरे कुछ नहीं। अपना लहजा भीगे देखते उस अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर वो कमरे के बाहर खड़ी खुद को नॉर्मल करती रही, फिर किचन की जानब कदम बढ़ा दिए। उसे किचन के पास देख अफनान जो घर में दाखिल हुआ था फ़ौरन उसके पास आया। क्या कहा तुमने निशाल को? मैंने तुम्हें इज्जत नहीं दी? ये जो इस घर में रहने की जगह दी है, तुम्हें हर जगह घूमने की इजाज़त दी है, इससे क्या, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें? मुझे दर्द हो रहा है। वो गुस्से से उसकी कलाई दबोचे एक एक लफ्ज़ चबाकर बोल रहा था जब एनी ने कहा, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से सिर्फ मॉम और निशाल ही मुतासर हो सकती हैं। मैंने एक झटके से उसकी कलाई छोड़ता वो गड़ाया था। मैंने निशाल से जो वादा किया है उससे ज़रूर पूरा करूँगी। एनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरी और उसकी शादी करवाओगी? तुम्हारा क्या, जिसे अपने सामने देखकर मुझे वहशत होती है? अफनान ने तंजिया कहा, जिस दिन आप और निशाल एक हो जाएंगे मैं आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊँगी, एनी ने कहा और किचन के अंदर चली गई, जबकि अफनान वहीं गुमसुम सा खड़ा रह। मोम, आपसे एक बात पूछूं? एनी ने आलिया जहांगीर के बाल बनाते हुए कहा। क्या पूछना चाहती हो? उन्होंने उसे मोहब्बत से देखते हुए कहा। आपको निशाल क्यों पसंद नहीं थी? उसके सवाल पर जहां आलिया जहां चौंकी थी वहीं कमरे के बाहर खड़ा अफनान भी रुक गया था। निशाल के बारे में जान गई हो तो वजह भी जानती ही होगी, आलिया बेगम ने रुख मोड़कर कहा। उसके डैड ने जो किया वो आपके हक में बेहतर था। आपको जहांगीर अंकल जैसे शोहर मिले, क्या आप किसी और के साथ इतनी खुश पा खुश रह पाती जितना आप जहांगीर अंकल के साथ रहीं? एनी ने उससे पूछा। वो शर्मिंदा हो गई। उन्होंने सच में इस तरह तो सोचा ही नहीं था। अगर सोच लेती तो शायद वह एहतशाम को वो बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी होती। पर बेटा आप कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी हो चुकी है अफनान से। मोम, आप निशाल को ले आए इस घर में, एनी ने कहा तो उन्होंने हैरान होते उसे देखा। तुम जानती हो क्या कह रही हो? मोम, आपका बेटा खुश नहीं है, उसे खुशी बस निशाल के साथ ही दे सकता है। प्लीज़ मान जाएं, वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं मिली हूँ उससे। एनी ने उसका हाथ पकड़कर इल्तिजा की। ठीक है, लेकिन मेरी पहली बहू तुम ही रहोगी। उनकी हाँ पर वो खुश होती उनके गले लग गई। बाहर खड़ा अफनान शर्मिंदा सा वापस लौट गया। अफनान बेचैनी से रूम में चक्कर काट रहा था। अब तक उसने जो बर्ताव एनी के साथ किया था उसे शर्मिंदगी हो रही थी। उसका फ़ोन रिंग हुआ तो उसका तखय्युल टूटा। निशाल की कॉल थी। उसने कॉल पिकअप की तो निशाल की खुशी से भरपूर आवाज़ ने उसे सुनाई दी। अफनान, आंटी मान गई हैं हमारी शादी के लिए, तुम्हें पता है? एनी ने मुझे बताया कि उसने आंटी से बात की और वो मान गई। मैंने डैड से भी बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है हमारी शादी पर। बस अब तुम जल्दी से आंटी के साथ घर पर आ जाओ रिश्ते की बात करने। निशाल नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। मोम की तबीयत संभल जाए तो मैं उसके साथ आ जाऊँगा तुम्हारे घर, और इस बार सब अच्छा होगा। निशाल की आवाज़ सुनते ही थोड़ी देर पहले वाली शर्मिंदगी अब ख़त्म हो चुकी थी। याद था तो बस ये कि उसकी मोहब्बत उसकी होने जा रही है। मुझे एनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जानते हो वो इतनी खुश थी मुझे बताते हुए कि आंटी मान गई हैं। एक पल को तो लगा कि वो तुम्हारी बीवी नहीं मेरी बहन है, और जो मेरी खुशी के लिए आंटी से बात कर रही हो। निशाल की बात पर कुछ पल खामोश हो गया। अफनान, एक बात पूछो? निशाल ने अचानक पूछने पर वो बोला। वो इतनी अच्छी है, खूबसूरत भी है, तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं हुई? कैसा अजीब सवाल कर रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो वो किसी भी कैसी भी हो, मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, ना हो सकती है। अफनान ने चिढ़ते हुए कहा। मैं मॉम के पास जा रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। फ़ोन बंद करता वो बेड पर बैठ गया, दिमाग से एनी को सोच रहा था। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन रिसीव करते ही एनी ने सलाम किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तुम सुनाओ, इतनी उर्दू सीख ली ना? ट्यूटर कौन है? एनी ने उसे छेड़ते हुए कहा। अफनान अपने रूम से निकला तो उसे हंसते हुए किसी से बात करता देख वहीं रुक गया। पहली बार इसने उसे हंसते हुए देखा था। अरे वाह, तो जान ने फाइनली शादी का फ़ैसला ले ही लिया। दूसरी जानिब की बात सुनकर उसने मज़ीद छेड़ा। अच्छा ना, अब नहीं कहती? हाँ तो इब्राहिम, बताओ कब कर रहे हो शादी? अफनान उसे किसी लड़के से बात करता सुनकर हैरान हुआ। उसकी ताई का तो कोई बेटा ही नहीं था, बस दो बेटियां थीं जिससे वो एक बार ही मिला था। वो रुककर सुनने लगा। क्यों, मैं क्यों नहीं आऊँगी? मेरे भाई की शादी हो, मैं शरीक ना हूँ, ऐसा हो सकता है? उसके मान भरे लहजे पर दूसरी जानब कुछ कहा गया तो उसने मुस्कुराहट थम गई। वो क्यों आएंगे तुमसे मिलने? पहले जो वो कर चुके हैं वो कम था, उसने गुस्से से कहा। उसके बदलते लहजे पर अफनान भी हैरान हुआ। मैं जानती हूँ वो मेरे डैड हैं, मगर मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगाने वाले भी तो वही हैं। अगर सिर्फ सबीन मामा मुझ पर इल्ज़ाम लगाती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। वो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती थी। लेकिन डैड, वो क्या मुझे नहीं जानते थे? उसने आँख में आया आंसू बेदर्दी से साफ किया।
जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो, आपका वजूद कोई मायने ना रखता हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम जानते हो मैं भी ऐसी ही हूँ। मैं कभी इस घर में नहीं जाऊँगी। जहाँ तक रही माफ़ी की बात, तो मैंने माफ़ कर दिया उन्हें। उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो तेज़ी से स्टोर रूम की जानिब बढ़ गई। अफनान वहीं सुन खड़ा रह गया। डैड, आज अफनान आ रहा है आलिया आंटी के साथ। नाश्ते की टेबल पर निशाल ने गिलास में जूस डालते हुए उसे बताया। कितने बजे तक आएंगे वो लोग? एहतशाम साहब ने ब्रेड स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए कहा। शाम में आएंगे। निशाल ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। बेटा, अभी भी सोच लो, वो शादीशुदा है। उसकी बीवी अभी तो उतना बड़ा ज़र्फ दिखा रही है, मगर बाद में तुम्हें परेशानी ना हो। एहतशाम साहब ने फिक्रमंद लहजे में कहा। डैड, वो बहुत अच्छी है, मैं रह लूँगी उसके साथ। आप फिक्र ना करें। निशाल के चेहरे पर खुशी देखकर वो खामोश हो गए। ये क्या है? ये पहन कर जाएंगी आप? एनी ने रूम में दाखिल होकर बेड पर रखी आलिया बेगम के सूट को उठाते हुए पूछा। आलिया बेगम और अफनान, जो आलिया बेगम से बात करने आया था, ने बैग वक़्त उसकी जानिब देखा। वो ड्रेस अब वापस कबर्ड में रखकर एक ब्लू ड्रेस निकाल कर लाई। ये अच्छा है। खुद ही ड्रेस की तारीफ करती वो मुस्कुराई थी। इसमें क्या खराबी थी? आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको आज इतना खूबसूरत लगना है कि एहतशाम अंकल को सालों पहले किए अपने फैसले पर पछतावा हो। राजदारी से उसके कान में बोलती वो उसके हाथ में ड्रेस दे चुकी थी। वो मुस्कुराई थी, मगर दुखी भी थी। वो एनी के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। वो ड्रेस लेकर तैयार होने चली गई। एनी रूम से जाने लगी तो अफनान ने उसे पुकारा। जी। उसने रुक कर पूछा। पिछले एक हफ्ते से अफनान उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। वो रात को भी बहुत बार उसके रूम की जानब गया, मगर अंदर ना जा पाया और वापस लौट आया। वो अब उसने बात करने का इरादा करते हुए उसे पुकारा था। वो सोचता हुआ बोलने लगा। एनी उसकी जानब देख रही थी। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे ये सब पहले ही बता देते तो शायद इतने दिन आपको मेरा वजूद बर्दाश्त न करना पड़ता। देर आए दुरुस्त आए। आपको आपकी खुशियाँ मुबारक हों। वो कहकर रूम से निकल गई। अफनान मज़ीद शर्मिंदा हो गया। 1 घंटे बाद वो तैयार होकर आलिया बेगम के साथ निशाल के घर जाने के लिए निकल गया। एनी को साथ आने से आलिया बेगम ने मना किया था। वो इसके सामने बात ना कर पाती। वो उससे शर्मिंदा थी। अफनान खामोशी से ड्राइव कर रहा था। आलिया बेगम भी इस खामोशी को नोट किया था। इतना खामोश क्यों हो बेटा? उन्होंने पूछा तो वो मुस्कुराया। कुछ सोच रहा था। अफनान ने कहा। क्या सोच रहे थे इतना संजीदा होकर? आलिया बेगम ने उससे पूछा। एनी अपने डैड से क्यों नाराज़ है? उसने डायरेक्ट सवाल किया। ये तुम एनी से ही पूछ लेना। अगर ये बताना चाहती हूँ कि वो कोई गरीब लड़की नहीं है, न्यूयॉर्क में पली बड़ी है। तुमने उससे कहा था ना कि उसने दौलत के लिए तुमसे शादी की है। बेटा, उसे दौलत की कमी नहीं। वो घर बैठे ही तुमसे ज़्यादा कमाती है। बाकी तुम उससे खुद पूछ लेना। आलिया बेगम ने कहकर रुख मोड़ लिया। अफनान हैरान सा सामने की जानिब देख रहा था। वो एक कार बेकाबू होती उसकी कार से टकराई। एनी, अफनान और आंटी कैसे हैं अब? निशाल हॉस्पिटल पहुंचकर भागती हुई एनी के पास आई। एनी, जो कब से अपने आंसू साफ किए खड़ी थी, उसके गले लगकर रोने लगी। माम चली गई निशाल, उसने रोते हुए बताया। तो निशाल की आंखों में आंसू से भर गई। एहतशाम साहब, जो निशाल के साथ आए थे, उन्होंने आगे बढ़कर एनी के सर पर हाथ रख कर उसे तसल्ली दी। एनी, अफनान कहाँ है? निशान ने उसे ना चाहे खौफ के ज़ेर असर पूछा। उससे पहले कि एनी कुछ बोलती, ऑपरेशन थिएटर से बाहर डॉक्टर आया। वो दोनों उसकी जानिब बढ़ी। डॉक्टर अफनान? निशाल ने बेचैनी से पूछा। ही इज़ फाइन नाउ, बट क्या? डॉक्टर एहतशाम साहब ने पूछा। उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है, वो चल नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी चल नहीं सकते। हम उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। इंशाल्लाह वो जल्दी अपने पाँव पर चल सकेंगे। डॉक्टर ने कहा। मैं मिल सकती हूँ उनसे? एनी के बोलने से पहले ही निशाल बोल पड़ी तो वो खामोश हो गई। नहीं, आप अभी उनसे नहीं मिल सके। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे, फिर मिल लीजिएगा। डॉक्टर कहकर चला गया। निशाल एनी के गले लगकर रोने लगी। एनी उसे तसल्ली देती रही। खुद पर बंद बांधा हुआ था। आपको हौसला करना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी ही इतनी थी। आप चुप हो जाओ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं शक्ल नहीं देखना चाहता तुम्हारी। चली जाओ तुम। एनी, जो कब से खामोशी लेटी अफनान को समझा रही थी, अफनान ने गुस्से से बोलने की वजह से खामोशी से कमरे से निकल गई। आलिया जंगीर को गुजरे 10 दिन गुजर चुके थे। अफनान भी डिस्चार्ज हो चुका था, मगर व्हीलचेयर के सहारे ही मूव कर पाता था। निशान रोज़ आती थी उससे मिलने, उससे बातें करती थी, उसे हौसला देती थी। एनी उसके रूम में ही शिफ्ट हो गई थी, उसका हर तरह से ख्याल रख रही थी। अफनान जब जब आलिया जहांगीर को याद करता, उसे याद आ जाता कि कार वो चला रहा था उसकी माँ उसकी वजह से उसके साथ नहीं है। अपना गिल्ट ख़त्म करने के लिए वो एनी पर चलाता, मगर आज पहली बार वो इसके चलाने पर रूम से गई थी, वरना वहीं खड़ी रहती थी। उसके
उसके जाने के 5 मिनट बाद ही अफनान को बेचैनी होना शुरू हो गई। वो उठने की कोशिश करने लगा, तभी निशाल रूम में दाखिल हुई। कुछ चाहिए अफनान? निशाल जल्दी से उसके पास आई और पूछा। नहीं बस एनी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। ओहो, एनी किचन में है। वो कह रही थी तुम्हारे लिए खीर बनाएगी, जैसे आंटी बनाती थी। वो मुस्कुराकर कहती उसके पास बैठी। मैंने फिर डांट दिया आज। अफनान ने शर्मिंदगी से उसे बताया। अफनान क्यों करते हो ऐसा? वो बहुत हर्ट हुई होगी। निशाल उठकर जाने लगी तो उसने उसका रोका। मुझे बाहर जाना है। विशाल ने उसको सहारा देकर व्हीलचेयर पर बैठाया, फिर बाहर ले आई। एनी उसे किचन से निकलती दिखाई दी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो बात करती करती स्टोर रूम की जानब चली गई। अफनान की नज़रों ने उसके कमरे में दाखिल होने तक उसका पीछा किया। निशाल उसे लॉन में ले आई। अफनान, मुझे कुछ दिन के लिए दुबई जाना पड़ेगा। मेरी फूफो की तबीयत थोड़ी ख़राब है, फिर डैड को एक मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए डैड शायद चाहते हैं कि मैं उनके साथ ही जाऊँ। मॉम तो पहले ही चली गई हैं, मुझे भी आ जाना होगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक तक आ जाऊँगी। निशाल अफनान को पहुँच देकर जल्दी से बोली। तुम चली जाओ, एनी है मेरे पास। गुलाब के फूल को देखता वो बोला था। निशाल उससे पुरानी बातें करती उसका मूड फ्रेश करने की कोशिश कर रही थी। अफनान बस हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। उन दोनों को बातें करता देख एनी वापस मुड़ गई। अफनान दुआ खाकर लेट गया। कुछ देर बाद उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो जानता था एनी होगी। रोज़ रात को वो इसी वक्त रूम में दाखिल होती थी। उसने आँख खोल कर देखा तो एनी लैपटॉप टेबल पर रख रही थी। वो सोफे पर बैठने लगी। फिर अफनान को जगह देख कर हैरान हुई। आप जाग रहे हैं? कुछ चाहिए आपको? एनी ने उसे मुसलसल अपनी जानब देखते पाया तो सवाल किया। कुछ पूछा था तुमसे? अफनान ने उसकी जानब देखते हुए कहा। जी पूछें। एनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ, ये भी कि तुम अपने डैड से नाराज़ क्यों हो? अफनान ने संजीदगी से कहा। एनी ने एक नज़र से देखा। मेरे बारे में जानना है आपको? हाँ, मैम ने कहा था तुमसे खुद पूछ लूँ। अफनान ने कहा। एनी मुस्कुराई। वैसे शादी से पहले जाना जाता है लड़की के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप जान लें। मेरे डैड मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके बॉस ने उनकी शादी अपनी बेटी से करवा दी थी। उन्होंने डैड को न्यूयॉर्क सेटल करवाया। शादी के 2 साल बाद मैं पैदा हुई। सब अच्छा जा रहा था। एक हैप्पी फैमिली भी थी हमारी। मामा भी जॉब करती थी और डैड भी। मैं हाई स्कूल में थी जब मामा ऑफिस से वापस आते हुए कार एक्सीडेंट में फौत हो गई। एनी के चेहरे पर तकलीफ के आसार अफनान ने नोट किए थे। मामा के जाने के बाद डैड बहुत बदल गया। उन्होंने मुझ पर ध्यान देना कम कर दिया। 1 महीने बाद वो शाज़मा आंटी को ले आए। डैड कहते थे ये मेरी मामा है, मुझे उनकी हर बात माननी है। मैं उनकी हर बात मानती थी, कभी किसी बात से इनकार नहीं किया, मगर वो रोज़ डैड को मेरी शिकायत लगाती और डैड मुझे डांटते थे। एक बार हाथ भी उठाया उन्होंने और मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी। हाई स्कूल में मेरे साथ जान पढ़ता था। उसकी मदद से मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर ली थी। उसकी मामा मुस्लिम थी, मैं उन्हें सबीन मामा बुलाती थी। मेरी ज़िंदगी में इन लोगों का साथ ही खुशी रखता था। डैड ने तो मुझसे मुंह फेर लिया था, जैसे मैं तो उनकी औलाद ही नहीं। मेरा छोटा भाई रोमान भी, वो भी मुझे सतीला ही समझता था। फिर मैंने सबको इग्नोर करना सीख लिया। मुझे अपना मुस्तकबिल संवारना था। जान और मैंने मिलकर काम शुरू किया। हम लोगों ने फ्री सेंसिस में काम शुरू किया। मेरी डिमांड बढ़ रही थी। वही मेरी और जान की दोस्ती शामा बामा को उठने लगी और जान मुझे इस्लाम कबूल करना चाहता था। वो मुझे बहन कहता था। मैं उसके साथ मस्जिद गई। शामा मामा ने हमें देख लिया। उन्होंने समीम मामा और डैड को कहा कि हम निकाह करने मस्जिद आए हैं और डैड मुझे फ़ौरन वहाँ से ले आए। उस दिन अपने डैड ने मुझे बदकिरदार कहा, मुझे पाकिस्तान भिजवा दिया बिना मेरी कोई बात सुने। उन्होंने तो मेरी शादी में भी मेरे सर पर हाथ रख कर मुझे रुखसत नहीं किया, बस इतना कहा कि मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी, कम से कम अच्छी बीवी बनकर दिखाऊं। सबीन मामा मुझसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे किरदार पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया था। सब जानने के बाद वो बहुत रोई। मुझसे मिलना चाहती थी मगर मिल ना पाई। मेरी शादी से पहले वो भी फौत हो गई। जान ने अपना नाम मेरे कहने पर इब्राहिम रखा था। मैं अभी भी उसी के साथ मिलकर काम करती हूँ। डैड सच जान चुके हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मगर मैं मुझ में इतना हौसला नहीं कि अपनी महरूमियों को भुला सकूं। अपनी ज़िंदगी के 10 साल मैंने उनकी लापरवाही को बर्दाश्त किया है। एनी कहकर उठकर चली गई। अफनान की आंख से एक आंसू निकला था।
सब जानने के बाद अफनान एनी के लिए दुखी था। निशाल को भी सब बता चुका था। एनी की रूटीन वही थी, बस अपना जो काम वो उसके सोने के बाद करती थी अब उसके सामने ही करने लगी थी। अफनान नोट करता वो बिजनेस वूमेन की तरह काम करती थी। अफनान इब्राहिम के साथ उसकी बातचीत से उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत प्रोफेशनल थी। निशाल वापस आ चुकी थी, दोनों मिलकर उसकी चलने की प्रैक्टिस करवाती थी। और जल्दी से जाबिर की जान नहीं पा रहा था। निशाल उसके साथ होती तो वो एनी की कमी महसूस करता था। निशाल भी ये बात जान चुकी थी। वो फ़ौरन एनी को भी वह वहीं बुला लेती थी। कुछ दिनों से निशाल परेशान थी। एनी उस बात को नोट कर रही थी। जैसे ही निशाल जाने लगी उसने रोका और उसकी परेशानी पूछी। पहले तो सब ठीक है कहकर टालती रही, मगर फिर एनी के असरार पर उसके आंसू बह निकले। डैड मुँह कह रहे हैं मैं अफनान को छोड़ दूँ, अरूसा खाला के बेटे से शादी कर लूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करते हैं कल आउटिंग के लिए चलते हैं, तुम अंकल आंटी को भी बुला लेना, मैं उनसे बात करूँगी। एनी की बात सुनकर उसे तसल्ली हुई। तुम पहली लड़की हो जो अपनी सौतन लाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। निशाल रोते रोते मुस्कुरा दी थी। एनी भी मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? वो लोग एक पार्क में आए थे उसका एक पार्क में आए थे। उनका इरादा थोड़ी चहलकदमी के लिए बाद किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने का था। निशाल की मदद नहीं आ सकी थी, सिर्फ एहतशाम साहब आए थे। निशाल को अफनान के पास छोड़कर एनी एहतशाम साहब के साथ थोड़े फासले पर खड़ी हो गई। अफनान की नज़रें मुसलसल उस पर थीं जो एहतशाम साहब के साथ संजीदगी से बात कर रहे थे। अचानक उसके चेहरे का रंग बदला, फिर खुद पर काबू करती वो मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद वो दोनों उसे अपनी जाना बातें दिखाई दी। निशाल चलो अफनान को थोड़ी वाक की प्रैक्टिस करवाएं। एनी के मुस्कुराने कर कहने पर निशाल ने हाँ में सर लाया। उन्होंने उसे उठने में मदद दी। अफनान ने अपना बाजू एनी के कंधे के गिर्द फैलाया। निशाल उसका हाथ थामे ऐसा एहसास चल रही थी। एनी वो डैड, निशाल ने झिझकते हुए पूछा था। अंकल को बस एक परेशानी थी, वो मैंने बता दिया कि परेशानी मुस्तकिल की नहीं होती और अब मुस्तकिल नहीं होती और अब सब ठीक है। एनी के कहने पर निशान मुस्कुरा दी, अपना समझने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग क्या बात कर रही हैं। थैंक यू एनी, आई एम सॉरी एनी। निशाल के बाद अफनान के अचानक बोलने पर एनी कहका लगाकर हंसी। उसे हंसते देखकर निशाल भी हंस पड़ी, मगर अफनान उसे यूं ही देखता रहा। अचानक एनी आगे बढ़ी और उसके कान के करीब चेहरा लाकर बोली, किसी को मोहब्बत में आगे इतना आगे लाकर उस मोहब्बत में किसी को शरीक करना धोखा कहलाता है। अफनान जान चुका था कि उसके बदलते जज्बात से वो आगाह थी, लेकिन निशाल को लेकर भी सीरियस था। वो खामोशी से उसके साथ चलने लगा। अफनान मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था, बिना सहारे के चलने लगा था, अपनी शर्ट के बटन बंद करता वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी हालत के पेश नज़र उसकी कंपनी ने उसे छुट्टियां दे दी थी। बहुत कम वक्त में उसने अपने काम से अपनी पहचान बनाई थी। वो उसका बेस्ट एम्प्लॉय मतलब वो उनका बेस्ट एम्प्लॉय था जिसे वो निकाल नहीं सकते थे। एनी रूम में दाखिल हुई तो वो अपना कोट पहन रहा था। उसने आगे बढ़कर उसकी कोट पहनने में मदद की, फिर उसकी टाई ठीक करके पीछे होकर खड़ी होगी। आप मुझे बड़ी अम्मी की तरफ छोड़ देंगे? एनी के पूछने पर उसने खुद को मलामत की। शादी के बाद वो एक बार भी अपने मेके नहीं गई थी। आ जाओ मैं छोड़ दूँगा। नाश्ता करने के बाद वो उसे उसके घर छोड़ आया, फिर अपने ऑफिस चला गया। एनी अपने डैड की आवाज़ पर एनी ने मुड़कर देखा। रूम के दरवाजे के दरमियान में वो खड़े थे। बड़ी अम्मी के बुलाने पर वो आ जाई थी। वो जानती थी उसके डैड यहाँ होंगे। इब्राहिम से वो जान चुकी थी कि वो पाकिस्तान और रो रहे थे। अपने डैड को माफ़ कर दो, उन्होंने रोते हुए कहा तो एनी ने मुझसे अलग होकर उन्हें देखा, फिर उनसे आंसू साफ किए। डैड माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। थोड़ा सा गुस्सा था मुझे, लेकिन मैं जानती थी मेरे डैड मुझसे नफरत नहीं करेंगे। उनकी बात पर उन्होंने उसे फिर गले लगा लिया। नुसरत जहाँ उन्हें देखकर मुस्करा दी। तुम फिक्र ना करो, अफनान से मैं बात करूँगा, वो दूसरी शादी नहीं करेगा। नुसरत जहान के ज़रिए उससे मालूम होने पर वो एनी के कुछ करना चाहते थे। नहीं डैड, अफनान दूसरी शादी मेरी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन बेटा लेकिन कुछ नहीं, शाम को मुझे वापस जाना है, तब तक आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। वो लाड से कहती उनका बाजू थाम कर अपने साथ रूम में ले आई। वो उनसे रोमान के बारे में बात करने लगी। आज अफनान का निकाह था निशाल के साथ। अफनान मुसलसल एनी को ढूंढ रहा था, तभी वो उसे आती दिखाई दी। वो जल्दी से उसके पास आया। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वो मैं निशाल के पास थी, एनी ने उसे बताया। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम कहीं जाना मत। अफनान उसे कहकर निशाल के से बात करने उसके पास आया। निशाल मैं एनी को नहीं छोड़ सकता।
निशाल की दोस्तों को बाहर जाने का कहकर वो निशाल के सामने आकर बोला था, मैं भी नहीं चाहती कि तुम उसे छोड़ो, वो अच्छी लड़की है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसने मेरे लिए जो किया है उसके बदले मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि उसको सारे हकूक़ दिलवाऊँ, लेकिन मैं तुमसे रिश्तेदार नहीं हो सकती। मैं तुम्हें शेयर कर सकती हूँ, छोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें एन के पास जाने से कभी नहीं रोकूँगी। आखिर वो इल्तिजाई लहजे में बोली। तब अफनान को एनी की बात समझ आई। अगर वो निशाल को छोड़ता है तो शायद वो नामुल ज़िंदगी ना गुजार सके। वो दिल में फ़ैसला करता बाहर आया। निकाह हुआ तो एनी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुबारकबाद वसूल करने के बाद अफनान की नज़रों ने एनी को तलाश चाहा, मगर वो उसे कहीं नज़र न आई। वो जल्दी से उठा, निशाल के साथ घर आया, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। वो अपने रूम में आया तो वो वहीं भी नहीं थी। डैड के बेड पर एक लेटर रखा था। बेड के टेबल पर एक लेटर रखा था। अफनान ने जल्दी से उसे खोला। शादी मुबारक हो, मेरी दुआ है आप दोनों हमेशा खुश रहो। मैं जा रही हूँ, कभी ना लौटने के लिए। आखिर वादा जो किया था आपसे तो निभाना तो था, लेकिन एक बात का दुख रहेगा, मैं आपके वलीमे में शामिल नहीं हो पाऊँगी। मुझे लगता है अब नहीं गई तो कभी नहीं जा सकूँगी, और अनचाहा वजूद बनकर रहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अब तक मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया। कोशिश करूँगी दोबारा कभी आपकी खुशियों के बीच ना आ सकूँ। खुदा हाफिज़। वो ख़त लेकर बेड पर बैठ गया। निशाल ने उसके हाथ से दख़त ले लिया। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। उसने आगे बढ़कर अफनान को हाथों से पकड़कर हिलाया। वो अपने घर गई होगी। जल्दी चलो, उसे ले आते हैं, उसे बताएंगे उसके उसके बिना हम अधूरे हैं। ऐसे क्यों बैठे हो, चलो ना। निशाल उसे झंझोड़ते हुए बोली। वो होश में आया। एनी के घर चलो, निशाल एक बार फिर कहा। वो जल्दी से उसे लेकर एनी के घर आया, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। उसने हर जगह उसे ढूंढा, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, मगर वो कहीं ना मिली। उसे एनी को ढूंढते हुए एक हफ्ता हो गया था, मगर वो नहीं मिली। वो उनकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। निशाल ने एहतशाम साहब को एनी को ढूंढने को कहा तो उन्होंने उसे कहा उसे जाना था, वो जा चुकी है। अब अफनान उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। डैड, आपने उस दिन एनी से क्या बात की थी? कौन सी परेशानी थी आपको? निशाल ने किसी खदशे के तहत पूछा। तुम ठीक सोच रही हो। मैंने उससे कहा था कि उसके होते हुए कहा था तुम अफनान के साथ खुश नहीं रह पाओगी, तो उसने कहा वो शादी के बाद तुम्हारी अफनान की ज़िंदगी से निकल जाएगी। एहतशाम साहब की बात पर वो ज़मीन पर बैठी चली गई। ये क्या किया डैड, आपने उसकी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को उससे छीन लिया। वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगी तो एहतशाम साहब उसकी जानिब बढ़े। बेटा, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। उसे दुख देखकर मैं खुश नहीं हूँ। वो गुस्से से उठी और घर से निकल गई। अफनान ने एहतशाम साहब से भी पूछ लिया, शायद वो उसके पास न्यूयॉर्क चली गई हो, मगर कहीं नहीं थी। इब्राहिम भी नहीं जानता था उसके बारे में। वो इन सब की ज़िंदगी से निकल चुकी थी। 5 साल हो गए, ज़िंदगी नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं थी। अफनान ने खुद को बिज़ी कर लिया था, लेकिन ऑफिस जाते और बाहर आते हुए उसकी नज़रें एनी को ही तलाश करती कि शायद वो उसे कहीं नज़र आ जाए। बाबा, उसकी बेटी की आवाज़ उसे माजी से हाल में लाई। आपको एनी मामा की याद आ रही है? उसके मासूम से पूछने पर वो मुस्कुराकर नीचे बैठा। आपको कैसे पता मुझे एनी मामा की याद आ रही है? अफनान ने उससे पूछा। मामा ने बताया कि आपको जब एनी मामा याद आती हैं तो आप यहाँ आ जाते हैं। उसने मुस्कुराकर उसे गोद में उठाया और रूम में आ गया। निशाल बेड के एक जानिब सो रही थी। उसने मिशा को बेड पर बैठाया। बाबा, मैं अल्लाह से कहूँगी वो जल्दी से एनी मामा को हमारे पास भेज दें, फिर आपको उन्हें याद नहीं करना पड़ेगा। अफनान ने उसे खुद में बीस लिया। उसने घर में एनी की तस्वीर लगाई हुई थी। ईशा को सिखाया था कि वो इसकी एनी मामा है जो उससे नाराज़ होकर कहीं चली गई। वो मिशा को अपने साथ लगाए सो गया। मामा, मैं इनके साथ खेल लूँ? निशाल मिशा को लेकर मॉल में आई थी। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी। एक जानब बने भले हाल में बच्चों को देख देख खेलता देख मिशा ने उससे इजाज़त मांगी तो वो उसे अंदर छोड़ आई और शॉपिंग करने लगी। वो सब खरीद कर वापस मीशा के पास आई तो वहाँ नहीं थी। वो परेशान हो गई। उसने सब जगह ढूंढा, मगर वो उसे ना मिली। तो उसने अफनान को फ़ोन किया। 15 मिनट में अफनान वहाँ पहुँचा। उसने भी हर जगह उसे तलाश किया। आखिर में वो दोबारा प्ले लैंड की जानिब आए तो मीशा उन्हें वहीं दिखाई दी। वो भागकर उनकी जानिब आई। कहाँ चले गए थे आप मामा? कितना डर गई थी। निशाल ने उसे गले लगाते हुए कहा। पापा, आपको पता है मैं एनी मामा से मिली, उन्होंने मुझे ये भी दिया। उसने गले में पहनी चैन की जानिब इशारा करते हुए कहा। जबकि निशाल और अफनान तो उसकी पहली बात पर ही शॉक में थे। खुद को संभालते अफनान आगे बढ़ा। अब कहाँ है एनी मॉम? जब मैंने उन्हें बताया कि आपके आपके मेरी एनी मामा है तो जल्दी से मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। अफनान जल्दी से उठकर वहाँ से गया।
वो पार्किंग में आया। वो उसे एक कार को डोर खोलती दिखाई दी। 5 साल बाद उसे देख रहा था। उससे पहले कि वो कार में बैठती, अफनान ने जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसका रुख अपनी जानब किया। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? एनी पीछे से आती निशाल को देखकर घबरा कर बोली, मुझे जाने दें अफनान। उसने इल्तिजा की। वो 5 साल बाद यहाँ आई थी और वो न्यूयॉर्क चली गई थी। सिर्फ इब्राहिम उसके बारे में जानता था, जिसे उसने मना कर दिया था किसी को भी बताने बताने से। नुसरत जहाँ की तबीयत खराबी का सुनकर वो पाकिस्तान आई थी। जाने से पहले उसके लिए गिफ्ट लेने आई थी। तब उसे एक बच्ची दिखाई दी जो उसके पास आई और गले लग गई और उसे बच्ची बहुत अच्छी लगी। उसने एक चैन खरीद कर उसे पहनाई। जब उस बच्ची ने उसे एनी मामा कहा तो वो जल्दी से उसे प्ले हाल में छोड़कर बाहर आ गई। उसे जल्द अज जल्द यहाँ से जाना था, मगर इससे पहले ही अफनान उस तक पहुँच चुका था। निशाल को देखकर वो डर गई और फिर से उसकी खुशियाँ नहीं छीनना चाहती थी। निशा को देखकर अफनान आहिस्ता से उससे अलग हुआ। निशाल ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। तुम कहाँ तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। निशाल ने उसके से शिकवा किया, फिर उससे अलग होकर उसका हाथ थाम कर अपने साथ ले जाने लगी। तुम मुझे जाना होगा निशाल, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? निशाल ने गुस्से से कहा। मामा आप एनी मामा पर गुस्सा ना हो। निशाल को कहकर निशा एनी के पास आई। एनी मामा, बाबा कहते हैं आप उनसे नाराज़ हैं इसलिए घर नहीं आती। वो रोज़ आपको याद करते हैं। मामा भी आपको बहुत याद करती हैं। आप चले ना हमारे साथ। आप तो उनसे नाराज़ हैं, मुझसे तो नहीं। आप मुझसे बात कर लेना, हम उनसे बात नहीं करेंगे। निशा के मासूमियत से कहने पर मुस्करा दी और झुककर उसे गले लग गई। एनी हमारे साथ चलो, तुम्हारे बिना हमारी फैमिली अधूरी है। निशाल ने कहा तो वो नम आंखों से मुस्करा दी। उनकी अधूरी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। निशाल निशा को लेकर अफनान की कार में घर जा रही थी तो अफनान एनी को लेकर उसकी कार में मुकम्मल खामोशी थी। अफनान खामोशी से ड्राइव कर रहा था। एनी बार बार उसकी जानब देख रही थी। आई एम सॉरी। एनी की आवाज़ कार में गूंजी। अफनान ने एक झटके से कार रोकी। 5 साल इंतज़ार किया मैंने। तुमने तो मुझे तो इतनी बड़ी सज़ा दी। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी? मैं तो उलझ गया था। तुमसे मोहब्बत करता हूँ या निशाल से? तुम मेरी बीवी थी, मैं नहीं छोड़ सकता था तुम्हें। मैं निशाल को छोड़ना चाहता था मगर उसे छोड़ नहीं पाया। तुम्हारे बिना तो मेरी मोहब्बत अधूरी थी। मैं अधूरा था। फिर क्यों किया ऐसा? पल पल तड़पता हूँ मैं ये सोच कर कि तुम ठीक हो गई या नहीं, और तुम इतनी आसानी से कह रही हो आई एम सॉरी। अफनान गुस्से से बोलता उसकी आंखों में आंसू देखकर रुका। मैं अनचाहा वजूद बनकर नहीं रहना चाहती थी। एनी ने चेहरा नीचे करते हुए कहा, तुम अनचाहा वजूद नहीं हो, मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो मुझे मुकम्मल करता है। उसने एनी का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, घर चले, हमारे पास तो निकाहनामा भी नहीं है। अभी पुलिस आ गई तो गलत ही अ, समझ ले। एनी ने हंसते हुए कहा तो अफनान भी हंस दिया। अधूरा तलुक पूरा हुआ। अच्छा नावल था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह